में हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी और काफ़ी टेंशन का माहौल था शुरू के। बस बहुत हो गया, इतना वेट अब नहीं है। मतलब वो लास्ट का जो पीरियड होता है ना, वो वेट करने में बड़ी मुश्किल होती है। उसके बाद ना वो लगने के बाद भी थोड़ा पेन सेंसेशन एक अलग सा फील होता है कि एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ किसी ने प्लान की हो। वो मैं नहीं थी, वो ऊपर वाला था। मतलब वो तो बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस रहा मेरा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। और आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा डिलेड वीडियो जो है वो शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरी डिलीवरी स्टोरी। जब डिलीवरी हुई थी तभी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि कैसे हुई डिलीवरी, सी सेक्शन का क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब कुछ। बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आ रही थी। तभी मैंने बोला था कि मैं डिलीवरी स्टोरी अपनी शेयर करूँगी जल्दी ही, बट समहाउ टाइम ही नहीं मिल पाया। एक्चुअली डेली व्लॉग्स कर रहे थे तो उसमें फिर चल रहा था, लेकिन अब मैंने सोचा कि आज शेयर ही कर देती हूँ। अगर ये वीडियो लंबा होगा, क्योंकि स्टोरी वीडियोस थोड़े लंबे हो जाते हैं, क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट और कुछ अनइम्पॉर्टेंट दोनों ही बातें जो है वो हम शेयर करते हैं, बिकॉज़ मैं अपना एक्सपीरियंस और अपनी सारी बातें आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मैं इसे 2 पार्ट में शेयर कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरू से। जैसा कि जो लोग मुझे व्लॉग्स मेरे शुरू से फॉलो कर रहे हैं आफ्टर माई प्रेगनेंसी, तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर की थी, तो उसमें मैंने सारा कुछ डिटेल में बताया था। बट यहाँ फॉर द रेफरेंस मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्टिंग में हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी और काफ़ी टेंशन का माहौल था। शुरू के 4-5 महीने जो थे वो ऐसे ही गए। इवन मेरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ कि हैप्पी प्रेगनेंसी इस बार नहीं रही जैसे कि मेरी फ़र्स्ट रही थी। सेकेंड में थोड़ा सा मतलब अप्स एंड डाउन्स चलते ही थे, बट स्टिल शुरू का जो हाफ पार्ट है प्रेगनेंसी का, वो थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल था। एकदम स्टार्टिंग से जब मेरा प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुआ तभी भी कुछ चीज़ें चल रही थी। बट मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ, जो फर्स्ट स्कैन नॉर्मली सबका होता है 8 वीक्स के 8 वीक्स 7-8 वीक्स में होता है, जिसमें कि बेबी की हार्ट बीट जो है वो डिटेक्ट होती है और बेबी के एग्जिस्टेंस को हम कंफर्म करते हैं वहाँ पर डॉक्टर्स। तो वो वहाँ से हम इस चीज़ को करते हैं। तो जब वो 8 वीक में जो स्कैन किया जाता है, उसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि बेबी कितना नॉर्मल है, क्या हो रहा है, हार्ट बीट वगैरह सब कुछ। एंड देन फिर आपकी ईडीडी मतलब एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट या ड्यू डेट जो है वो वहाँ पर मेंशन की जाती है। तो मेरी जो ड्यू डेट थी वो आई थी 31 मई। तो 31 मई जैसे ही मैंने सुना तो फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, अपने मन से आई, कि जो मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी तभी मेरी ड्यू डेट थी 31 अगस्त। ठीक है, सेम ड्यू डेट है। तो लेकिन जो मेरा फर्स्ट बेबी है वो 16 अगस्त को हो गया था, क्योंकि कुछ इमरजेंसी डिलीवरी मेरी करनी पड़ी थी, तो वो 16 को डिलीवरी हो गई थी। तो वो मेरा 38th वीक था जब मेरी डिलीवरी हुई थी। तो इस बार जब मैंने सुना कि मेरी डिलीवरी डेट जो है वो 31 मई है, तो मेरा मन में ऐसा आया कि सेम ही ड्यू डेट जो है वो सेम ही है, 31। तो अगर इसकी भी मतलब ये डिलीवरी भी अगर 16 को हो जाती है तो अच्छा रहेगा कि दोनों बच्चों की जो बर्थ डेट है वो सेम रहेगी, महीना चेंज हो जाएगा। तो ऐसा मन में बस ख्याल आया था कि ऐसा हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। बट ये चीज़ें हमारे हाथ में तो होती नहीं है, और एट दैट टाइम मैंने इतना ये थॉट नहीं दिया था कि मेरी ये डिलीवरी भी सी सेक्शन होगी या फिर नॉर्मल होगी या फिर प्लान्ड होगी, कैसे होगा, इस पे मेरा ध्यान नहीं गया था। बस 31 सुनते ही मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि अगर 16 को हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर मतलब ये थॉट वहाँ तक का था, और मेरे हस्बैंड से भी हम लोगों ने, मतलब मैंने डिस्कस किया, तो हम दोनों का सेम ही चीज़ था कि अगर 16 को हो जाए तो ये एक स्पेशल और यूनिक चीज़ हो जाएगी जो हो सकती है। फिर हमने सोचा हो सकता है ऐसा ही हो कि कुछ ऐसी चीज़, ऐसा कुछ घटना हो जाए जिसकी वजह से अपने आप डिलीवरी जो है वो 16 को करनी पड़े। हम ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन हम मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे श्योर नहीं थे कि मेरी प्लान्ड सी सेक्शन होगी या क्या था, ये सब चीज़ों पे हमें आइडिया नहीं था। एनीवेज, ये तो स्टार्टिंग, मतलब ये हमारे मन की बात है कि मेरे मन में ये चल रहा था। उसके बाद जैसे ही मेरा 7th मंथ स्टार्ट हुआ एंड ऑनवर्ड्स, स्पेशली 8 मंथ जब लगा मेरा, अप्रैल के आसपास मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने लगी। मुझे डिस्कम्फर्ट कुछ ज़्यादा ही फील होने लगे, नौजिया और मतलब फिज़िकली पेन वगैरह जो है वो सब, वेजाइनल प्रेशर, पेन, ये सब चीज़ें मुझे बहुत होने लगी। बीच में मैं एडमिट भी हुई थी, मेरे लूज़ मोशंस भी हो गए थे, बहुत कुछ हो रहा था उस टाइम पर, डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था। तब ऐसा लग रहा था, वैसे जो भी लोग 8 मंथ में आ जाते हैं ना, फिर सबकी एक ही थॉट होती है कि यार डिलीवरी जल्दी से जल्दी हो जाए, बस अब बहुत हो गया। मतलब ऐसा नहीं चाहते कि कुछ मतलब कुछ मिसहैप हो जाए और हो जाए, ऐसा नहीं। मतलब ऐसा सोचते हैं कि ये टाइम जल्दी बीते और फिर हमारा बेबी अब बस बहुत हो गया, इतना वेट अब नहीं है। मतलब वो लास्ट का जो पीरियड होता है ना, वो वेट करने में बड़ी मुश्किल होती है।
तो वो मेरे साथ भी थी, और क्योंकि डिस्कम्फर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ लग रही थी कि यार जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी हो जाए। लेकिन तभी भी मैंने डॉक्टर से कुछ डिस्कस नहीं किया था कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी, क्या होगी। मैं सोची थी कि जैसे फर्स्ट उसमें हुआ था कि भाई हमें कुछ नहीं पता है, लास्ट में सब चीज़ें डिसाइड होंगी, तभी वैसे ही इसमें भी होगा। और स्टार्टिंग में डॉक्टर से फालतू की डिस्कशंस करने का कोई सेंस नहीं बनता है, तो मैं टाइम के हिसाब से ही चीज़ें पूछती हूँ डॉक्टर से। तो 7 मंथ में मैं उससे पूछूँ कि यार कैसे होगा मेरी डिलीवरी, तो ये लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है। इसीलिए ये 8th मंथ का, जैसे मेरा लास्ट स्कैन जो हुआ था, डॉपलर स्कैन जिसको बोलते हैं, 34 वीक्स के आसपास कुछ हुआ था। तब फिर जब मैं गई थी डॉक्टर के पास, तब मैंने उनसे पूछा था कि भाई क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे होगा मेरी डिलीवरी का, क्या है, मतलब नॉर्मल हो सकती है कि नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ पर बताया कि मेरी क्योंकि फर्स्ट सी सेक्शन हुई थी तो अभी भी सी सेक्शन ही करनी पड़ेगी और इसको प्लान करना पड़ेगा, तो मतलब प्लान कर सकते हैं। तो मैंने बोला, जैसे ही उन्होंने बोला कि प्लान कर सकते हैं, बस मैंने तुरंत मेरे मन की बात उनको बोल दी कि सर उन्होंने बोला कि सोच करके आराम से हम लोग डिसाइड करेंगे, प्लान करेंगे, ये वो है। लेकिन मेरे को सोचना ही नहीं था क्योंकि मैंने पहले ही सोच रखा था। तो मैंने जैसे ही उन्होंने मुझे ये बोला, मैंने तुरंत उनको बोला कि सर 16 मई को हो सकता है क्या? तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं नहीं, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, 31 से 16 मतलब 15 दिन का गैप नहीं। अच्छा, डॉक्टर ने मुझे एक चीज़ ये बोली थी कि सेकंड सी सेक्शन है ना, तो इसको प्लान करके टाइमली ही करना है, क्योंकि हमें पता है सब कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि पता नहीं है। फर्स्ट में क्या होता है कि चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो आप लास्ट तक वेट करते हो पेन का या जो भी चीज़ें हैं कि कोई सिम्टम आएगा एंड देन फिर डिलीवरी होगी, जो भी प्रोसेस से होगी, तब मतलब वेट करते हैं। लेकिन सेकंड में जब आपको पता है कि आपको सी सेक्शन कराना है तो जल्दी ही कर लेंगे, ऐसा डॉक्टर ने बोला कि लास्ट तक नहीं वेट करेंगे, हम प्लान करके टाइम जैसा रहेगा उसके हिसाब से खुद करेंगे, अपना हम खुद डिसाइड करेंगे। तो मुझे लगा कि अच्छा जल्दी करना है तो और अच्छी बात है, क्योंकि मुझे तो 16 को करना था। तो फिर मैंने तुरंत उनको बात बोली कि सर 16 को कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं 16 तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैंने बोला आपने बोला ना कि जल्दी करना है, तो बोले जल्दी करना है का मतलब ड्यू डेट से थोड़ा पहले, बट ये 15 डेज़ तो भी मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा। तो वहाँ पर मेरी दो चीज़ें थी, एक तो 16 जो है ना वो 37 वीक्स कंप्लीट होने के बाद 16 की डेट पड़ रही थी। मेरा 37 वीक्स कंप्लीट हो जाता, 38 रनिंग रहता, तो वो सेफ़ रहता है। नॉर्मली 37 के बाद कभी भी डिलीवरी होती है तो वो सेफ़ होता है, बेबी फुल टर्म हो जाता है। तो मेरे को वो पॉसिबिलिटी दिख रही थी। दूसरा कि मेरा फर्स्ट बेबी भी उतने ही गैप में हुआ है, मतलब 15 दिन पहले हुआ है। तो मैंने उनको ये चीज़ बोली कि सर जो आरव है वो भी तो 31 अगस्त की उसकी डेट थी और वो 16 को हो गया था, तो मतलब पॉसिबल तो है ही, तभी तो वो हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कि वो इमरजेंसी थी, कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हमें और जल्दी भी करना पड़ सकता है, 36 वीक में भी डिलीवरी होती है अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे रेगुलर वे में 36 वीक में डिलीवरी कर दें। तो इमरजेंसी की बात अगर होती है तो फिर कुछ नहीं उसमें कर सकते हैं, जैसा रिक्वायर्ड होता है वैसे किया जाता है। बट अगर हम प्लान कर रहे हैं तो हम इतनी जल्दी भी प्लान नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं प्लान करना चाह रहे थे और बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं। उनका ये कहना था कि जिस दिन मेरा 9 मंथ कंप्लीट हो रहा है उसके 1 हफ़्ते के अंदर मैं प्लान कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा लेट तक वेट करने का कोई मतलब नहीं है। बच्चा जो है वो 39 वीक में अच्छा ग्रो हो जाता है 9 मंथ कंप्लीट होते ही। तो बहुत ज़्यादा लेट तक अगर वेट करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी रहते हैं। बाकी आपको कराना है तो करा सकते हो, उनका सजेशन था ये। तो उन्होंने मेरे को बेसिकली 23 को मेरा 9 मंथ कंप्लीट हो रहा था, 23 मई को। तो 23 से 7 डेज़ का मेरे पास टाइम था। तो फिर मैंने कहा जब 16 को नहीं हो पा रहा है तो फिर आप जब चाहे तब आप कर सकते हो, जब आपको कंफर्टेबल लगे। प्लान करना है जैसे भी, क्योंकि डॉक्टर्स वगैरह एनेस्थीसिया के लिए डॉक्टर जो है वो बाहर से आते हैं, तो वो सारा कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे फ़िक्स होगा, क्या होगा, और आप फिर जैसा बताओगे वैसा कर लेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है 23 से 25 के बीच में जो भी डेट रहेगी तो उसमें कर लेंगे। मैंने बोला ठीक है। तो अब मेरे मन में ये था कि 23 तारीख के बाद ही मेरी डिलीवरी होगी, उससे पहले नहीं हो सकती है। तो मैंने लास्ट के लिए कुछ अपने काम जो है वो बचा के रखे थे। एक तो मेरा फ़ोटो शूट जो था, मैटरनिटी फ़ोटो शूट, वो अप्रैल में हमने प्लान किया था, बट अप्रैल में मैं एडमिट हो गई थी, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसके बाद मुझे थोड़ी वीकनेस, क्योंकि एडमिट थे मैं 3-4 दिन, मेरे को एंटीबायोटिक के पूरे डोज लगे थे, सब था। तो उसके बाद फिर मैंने आइडिया ड्रॉप ही कर दिया था कि ठीक है मैं नहीं कराऊँगी, मेरे से इतना नहीं होगा कि मैं ये सब चीज़ें तामझाम, मेरा मन ही ख़त्म हो गया था कह सकते हैं। तो मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया था। बट मई में 17 मई को मेरे हस्बैंड ने, मतलब मैंने क्या किया था, लास्ट का जो वीक था ना 23 के पहले, जो कह सकते हैं कि
15 के बाद 15 से 20 के बीच में मैंने 2-3 मेरे को काम कराने थे पार्लर में फ़ाइनल, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद 1-2 महीने तक तो मैं वैसे ही अलाउ नहीं होता है कि मतलब ये सब चीज़ें कराने आप जा पाओ, प्लस 2 बच्चे तो उनको छोड़ कर के मैं कहाँ कैसे जाऊँगी, वो सारे कंसर्न थे। तो मुझे ये था कि 2 महीने तो मैं कहीं नहीं जा पाऊँगी, तो कम से कम लास्ट टू लास्ट जितना लेट हो सके मैं अपना ग्रूमिंग सेशन ले लूँ ताकि मेरे को अच्छा लगे। तो मैंने अपने जो ग्रूमिंग मतलब पार्लर के जो अपॉइंटमेंट्स थे वो एक बार में मैं सारा कुछ करा नहीं सकती थी, बिकॉज़ मेरी तबीयत मेरा जो मतलब फिज़िक था ना वो इतना नहीं था कि मैं कंटिन्यू बहुत टाइम तक बैठ सकूँ। तो मैंने क्या किया था, जो मेरे अपॉइंटमेंट्स थे उनको 3 पार्ट में 3 दिन अलग अलग करके 3 दिन मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर रखे थे कि 1-1 घंटा या 1 घंटे से कम में मेरे काम हो जा रहे थे। 3-4 बस मुझे वैक्स वगैरह कराना था, एक मेरे को फेशियल लेना था और मेरे को अपना हेयर केयर मतलब हिना, ऑयलिंग एंड हेयर वॉश, ये इतना काम कराना था, ज़्यादा कुछ नहीं कराना था, मतलब ये बेसिक सी चीज़ें मुझे करानी थी। तो मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ले रखा था कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने 15 से 20 के बीच में 3 अलग अलग दिन का अपॉइंटमेंट ले रखा था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो हुआ क्या कि मैं मतलब वही पार्लर गई हुई थी, क्या कराने, फेशियल कराने के लिए गई हुई थी शायद, हाँ फेशियल कराने के लिए गई थी मैं। तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि मैंने ना बात कर ली है फ़ोटोग्राफ़र से, अरेंज हो गया है, तो 17 को उसने हमको टाइम दिया है कि 17 को मॉर्निंग में फ़ोटो सेशन होगा। तो मैंने कहा यार मतलब मेरा तो मन था नहीं, तो मैंने इनको मना ही किया था, लेकिन फिर इन्होंने क्योंकि सब प्लान कर लिया, सब बुक कर लिया, और इन्होंने मुझे 17 को मतलब 17 के लिए 15 या 16 को मैं जब पार्लर गई थी तो इन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, मैं पार्लर में ही थी तभी कंफर्मेशन आया होगा इनके पास, तो इन्होंने मुझे बताया। तो मैंने वहाँ पर उनसे फिर ये बोल दिया कि अगर आपके पास टाइम हो तो मेरा वैक्स वगैरह जो है वो आज ही कर दें अगर आप, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा ऐसा है फ़ोटो शूट वगैरह है मेरा। तो मैंने बताया उनको। और वैसे क्या होता है यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है, बिना अपॉइंटमेंट के कुछ काम नहीं होता है, क्योंकि सबके अपॉइंटमेंट्स रहते हैं, तो एक्स्ट्रा ऐसे बीच में कहीं भी घुस के आप नहीं करा सकते हो। बट टचवुड उस दिन उनके पास टाइम एडजस्ट हो गया, कैसे भी हो गया वो मालूम नहीं, बट हो गया कोइंसिडेंटली, या मेरे लिए अच्छा था इसलिए। तो वो मेरा वहाँ पर 2 दिन का काम मेरा 1 दिन में हो गया, और 17 को मेरा फ़ोटोशूट था, तो मेरा वो सारा कुछ हो गया था। बस सॉरी, कॉल आ गया था किसी का बीच में। हाँ, तो 17 को मेरा फ़ोटोशूट था, एंड उसके पहले 15 और 16 में मेरे पार्लर का सेशन हो गया था, वो काम मेरा हो चुका था। और जिस दिन मेरा फ़ोटोशूट था उस दिन तो मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं एकदम टायर्ड हो चुकी थी। आप लोगों ने व्लॉग देखा ही था वो वाला, तो सुबह भी हुआ था, शाम को भी हुआ था, वो सब हो गया था उस दिन, तो वो काम भी मेरा टिक मार्क हो गया। अब मेरा एक काम बाकी था बिफोर डिलीवरी, 2 काम बाकी थे। एक तो मुझे अपना हेयर केयर कराना था, तो वो मेरा 18 का अपॉइंटमेंट था पहले से ही, 18 के लिए मैंने ले रखा था। तो बालों में मेहंदी लगाना, ऑयलिंग कराना और हेयर वॉश कराना, और हेयर कट भी कराना था मुझे, क्योंकि बहुत गर्मी थी यहाँ पर, तो मुझे हेयर कट तो कराना ही था। तो मैंने सब कुछ लास्ट के लिए इसलिए रखा था ताकि वो लंबा 2 महीने तक मैं चला सकूँ उस चीज़ को। तो मेरा फिर 17 को ये काम हो गया, और 18 को मैंने बैग वगैरह लगाया हॉस्पिटल का। मेरा बैग नहीं लगा था, मैंने आप लोगों को व्लॉग में बताया भी था कि मुझे लास्ट में इतना आलस आता था कि मैंने अपना बैग नहीं लगाया था। बेबी वाला तो लगा के मैंने वीडियो भी शेयर कर दिया था, बट मदर के लिए जो बैग होता है ना, वो सामान सब था मेरे पास, बस मुझे अरेंज करना था, और इसी चक्कर में और वो डिले होता जा रहा था। बट फिर मैंने 18 को, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, और 18 को मैंने पार्लर का काम किया अपना, और ये अपना बैग जो है वो रेडी कर लिया। रेडी करके सारा सामान मैंने रख लिया, और बस फिर आराम से मतलब सब ठीक था। तो मुझे क्या हुआ था, 2-3 दिन पहले मैं डॉक्टर के पास ही गई थी, मतलब मेरे ख्याल से 14 या 15 में गई थी, जिस दिन बीच में एक्चुअली 2 दिन की छुट्टी आई थी, इसलिए मैं डेट में कंफ्यूज हो रही हूँ। बट 2-3 दिन पहले मैं गई थी बताने, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा वेजाइनल पेन एंड प्रेशर हो रहा था, तो उसके लिए फिर मैं उनको दिखाने गई थी, और मैंने चेकअप भी कराया था, सब था। तो मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा था, तो तभी भी मतलब मैंने उनको बोला था डॉक्टर को कि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, अगर हो सके तो डिलीवरी पहले ही कर लो। बट डॉक्टर वही चीज़ें बोल रहे थे। एंड हुआ क्या कि 17 को मेरा और मेरे हस्बैंड का डिस्कशन भी हो रहा था, 18 को डिस्कशन भी हो रहा था कि कल चलते हैं डॉक्टर के पास और बोल करके आते हैं कि हमारा परसों जो भी है, आप डिलीवरी अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ कर दो, इतना हमें ना अब हमसे वेट नहीं हो रहा है, हमें डिस्कम्फर्ट भी हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, तो अपन चलते हैं और बस बोल देते हैं डॉक्टर को कि बस कैसे भी कर दो।
तो हमारा डिस्कशन इतना सीरियस हो रहा था कि मुझे लगा कि सही में हम कल सुबह मतलब 19 को जाएंगे और सही में ये बोल देंगे ऐसा वैसा। तो फिर मैंने उनको समझाया कि नहीं नहीं आप कुछ मत बोलो, अब जब नहीं हो सकता तो फिर क्यों फालतू में बार बार एक ही बात बोलना कि कर दो कर दो, जब डॉक्टर ने बोल दिया है कि नहीं होगा जो भी है। तो ऐसा मतलब ये हमारा डिस्कशन हुआ। फ्राइडे को बोल रहे थे कि फ्राइडे को कर दो डिलीवरी, ऐसा बात करते हैं, लेकिन फिर हम लोग गए नहीं। हमने मतलब उस 18 का हमारा डिस्कशन सुबह हुआ और शाम को हम उस चीज़ को भूल गए। बट 19 को मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई और फिर हम डॉक्टर के पास गए एंड देन फिर डॉक्टर ने बोला कि चेक वेक किया एंड देन फिर डॉक्टर ने बोला कि आप शाम को एडमिट हो जाओ, कल आपकी डिलीवरी करनी पड़ेगी, हो जाएगी, मतलब सही रहेगा। क्योंकि बेबी तो एक्चुअली फुल टर्म हो ही जाता है ना, 38 वीक्स, मेरा 39 रनिंग था, तो इवनिंग में मुझे एडमिट होना था। मैंने कहा अरे ये क्या हुआ एकदम से, मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अभी हम कल डिस्कशन भी कर रहे थे बट फिर भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मेरी फ्राइडे को एक्चुअल में डिलीवरी हो जाएगी। और मैंने अभी अपना बैग वाला वीडियो भी शेयर नहीं किया था। फिर मैं वहाँ से पहले घर आई फटाफट से, मैंने कुछ मेरे 1-2 पेंडिंग काम थे वो सब काम किए मैंने, और वो वीडियो हाल के हाल मैंने बैठ करके तुरंत मैंने शूट किया। और मैंने अपने हेयर कट का वीडियो भी आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मैंने अपना हेयर कट ले लिया है। और मैं उसी शाम को जिस टाइम मैं वो वीडियो शूट कर रही थी उसी शाम को मैं एडमिट होने वाली थी। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती थी कि भाई पहले हो तो जाए चीज़ें उसके बाद ही। तो मैंने फिर आकर के 1-2 रील्स बनाई। अपना वो इम्पॉर्टेंट बैग वाला वीडियो था ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। अगर मैं शूट नहीं करती तो फिर वो वीडियो जा ही नहीं पाता। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार इतने लोग मेरा वेट कर रहे हैं मेरे वीडियो का और मैं चली जाऊँगी तो कैसे होगा। तो मैंने फटाफट बैठ करके वो व्हाट्स इन माई हॉस्पिटल बैग वाला फॉर मॉमी, वो वाला वीडियो फटाफट से शेयर किया। मैंने पैक तो कर ही लिया था, लेकिन फिर वापस से सब निकाला, शूट किया एंड देन फिर वापस से पैक किया एंड ये सारी चीज़ें मतलब वहाँ पर हुई। तो बेसिकली मेरी सारी चीज़ें जो थी ना, जो भी मैंने प्लान की थी वो आगे पीछे होकर के सब चीज़ें हो गई, कट टू कट हुई। एक्चुअली मैं चाहती थी कि मेरी फ्राइडे को डिलीवरी हो अंदर से, तो वो मेरी फ्राइडे को हो गई। उसके अलावा मेरा फ़ोटो सेशन, मेरा जो पार्लर के जितने भी सेशंस मैंने 3 बुक किए थे जो कि 2 दिन में हो गए। तीसरा जो मेरा अपॉइंटमेंट था ना वो मेरा 21 का था, तो 21 को तो हो ही नहीं पाता। तो भगवान ने सारी प्लानिंग मेरे लिए मेरे हिसाब से कंफर्ट के हिसाब से की थी कि भाई मेरे सारे काम भी हो जाए और मेरी अच्छे से डिलीवरी भी हो जाए। तो मेरा 21 वाला अपॉइंटमेंट मैंने कराया नहीं, क्योंकि वो मैंने एडवांस में ही करा लिया था, जो कि नॉर्मली नहीं होता है, बट फिर भी मुझे मिल गया था। तो 15 को मेरा पार्लर सेशन हुआ, देन फिर 17 को मेरा फ़ोटो शूट हुआ, देन फिर 18 को मेरा हेयर कट और जो भी मुझे कुछ कराना था, जो कि मतलब बहुत हेल्प मिली मुझे। तो मतलब लाइन से आप देख रहे हो ना कि 15 के बाद से मेरा डेली कुछ ना कुछ काम होता गया। 15 को, 17 को, 18 को और 19 को तो मैं एडमिट ही हो गई, 20 को डिलीवरी हो गई। तो सब चीज़ें हो गई और मैं हेयर कट हो जाने से ना मुझे इतना ज़्यादा आराम मिला कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बहुत मतलब गर्मी इतनी थी तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था। तो वो अगर नहीं होता तो मैं बार बार यही सोची थी कि अगर मेरा हेयर कट नहीं हुआ होता तो मुझे बहुत दिक्कत आने वाली थी, क्योंकि बालों को संभालना, बाल गर्मी में बहुत चिपकते भी हैं। तो ये एक बहुत मतलब मैं चीज़ मेंशन करना चाह रही थी कि एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ किसी ने प्लान की हो। वो मैं नहीं थी, वो ऊपर वाला था जिसने सारी चीज़ें इस तरीके से प्लान की थी कि मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल एंड स्मूथ एक्सपीरियंस मिल सके। डॉक्टर को मैं फिर इवनिंग में एक बार दिखा करके आई 19 को। हाँ, तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप मतलब चेक वेक कर लिया। फिर उन्होंने बोला कि ब्लड टेस्ट करना है। ब्लड टेस्ट एक्चुअली हीमोग्लोबिन वगैरह कितना कम है, क्या चीज़ें, वो सब चेक करने के लिए। तो मेरा लास्ट जो हुआ था वो अप्रैल में हुआ था, तो टाइम हो गया था। अगर 1-2 हफ्ते पहले तक हुआ रहता है तो फिर दोबारा नहीं करने की ज़रूरत होती है, बट मेरा अराउंड 1 मंथ हो चुका था। तो उन्होंने फिर एक ब्लड सैंपल मैंने दिया अपना, मतलब ये हम डॉक्टर से मैं विजिट ओपीडी में दिखा करके आई और उन्होंने फिर बताया कि आज शाम को एडमिट होना है मुझे, तो 19 को, ठीक है। तो 19 को शाम को मुझे एडमिट होना था। 5 बजे के करीब मैं डॉक्टर विजिट करके आई थी। उन्होंने वहाँ पर मेरा सैंपल भी ले लिया और मुझे बता दिया कि कैसे क्या होगा। तो उसी दिन फिर ब्लड सैंपल तो मैंने दे दिया था और साथ में उन्होंने बोला था कि एक ब्लड डोनर जो है वो अरेंज करके आपको रखना है। इनकेस अगर ब्लड लॉस होता है तो ज़रूरत पड़ेगी तो ब्लड डोनर आपका होना चाहिए, तो अब वो अरेंज करना है। तो वो हम लोगों ने अरेंज कर लिया था एंड देन फिर उन्होंने बोला था कि आप एडमिट हो गए तो फिर वहाँ पर वो मेरा जो मतलब प्राइवेट एरिया, वहाँ पर हेयर वगैरह सब क्लीन करेंगे, तो वो मैं फिर घर से ही करके आ गई। मैंने कहा कि मैं घर से ही करके आ जाऊँगी, वो मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। तो वहाँ पे मेरी सिस्टर वगैरह से बात हो गई थी, तो उन्होंने कहा ठीक है अगर आप करके आओगे तो ठीक है, उसके बाद अगर ज़रूरत लगेगी तो फिर हम करेंगे ही करेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो मैं अपना तो ट्राई कर लेती हूँ।
तो फिर मैं अपना करके गई थी और वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। एनीवेज़ मैं 19 को वहाँ पर एडमिट हो गई थी शाम को। अच्छा, एक और बहुत बड़ा कांड 19 को हुआ था। वो क्या कि हमारे यहाँ पर ना ऊपर जो टैंक है बिल्डिंग का वो क्लीन रहता है, टाइम टू टाइम क्लीन किया जाता है। तो उसी दिन 19 को वो दिन में क्लीन करने के लिए आए थे। तो मैं इतने साल से यहाँ पर रह रही हूँ बट कभी भी इस तरीके का इंसिडेंट हुआ नहीं। उस दिन जो हुआ, उस दिन क्या हुआ कि वो आए और उन्होंने बोला कि आप अपना पानी जो है, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं कि टैंक क्लीन करने जाते हैं तो पहले इन्फॉर्म कर देते हैं कि एक घंटे या 2 घंटे के बाद पानी आएगा, तो आप अगर पानी चाहो तो स्टोर कर लो। बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं। 15-20 मिनट में ही, टैंक क्लीन करने के 15-20 मिनट के बाद ही पानी हमेशा आने लग जाता था। बट 19 को क्या हुआ, जिस दिन मुझे एडमिट होना था वो लोग 12 या 2 बजे क्लीन करके गए थे। उसके बाद पानी आया ही नहीं। कुछ लीकेज वगैरह पाइप में हो गई थी जिसकी वजह से पानी ऊपर चढ़ा ही नहीं। अब हम लोग वेट कर रहे हैं, भाई मुझे एडमिट होना है, नहाना है, सब करना है जो भी, और किचन का काम सब कुछ अटकता है बिना पानी के। तो मतलब हम लोग बड़े काफ़ी परेशान थे और ये ऑफ़िस में थे। फिर ये ऑफ़िस से आने के बाद इन्होंने भाग दौड़ की, करते करते मतलब बहुत पैनिक हो गया था उस टाइम पर। मुझे 7 बजे हॉस्पिटल में एडमिट होना था और मैं 9 बजे तक घर पे थी। 9 बजे बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद जाके पानी आया, मतलब किसी तरीके से जो भी हुआ हो, फिर पानी भरा। अच्छा, पूरी बिल्डिंग में ही पानी नहीं आ रहा था तो कहीं और जा भी नहीं सकते थे। तो हम लोग 2 बजे से रात में 9 बजे तक बिना पानी के ऐसे ही बैठे हुए थे। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था वो। लेकिन वो एक किस्सा हुआ जो हमेशा याद रहेगा कि भाई जब तुम होने वाले थे तब ऐसा ऐसा हुआ था, जो अभी तक मैंने कभी हमारी टाउनशिप में कभी ऐसा प्रॉब्लम सुना ही नहीं है, हुआ भी नहीं है। लेकिन वो उस दिन स्पेशल चीज़ हुई। तो उसके बाद 9 बजे फिर पानी आया एंड देन फिर हम लोगों ने मतलब तैयार वैयार, मैं नहा धो के तैयार हुई, फ्रेशन अप होके, एंड देन फिर मैंने डिनर किया। और डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि 10-11 बजे तक आपको जो खाना है आप खा लो, उसके बाद कुछ भी नहीं खाना होगा। तो फिर मैंने 9 बजे, फिर मैं, क्योंकि हमारी टाउनशिप में ही है तो इतना चल गया कि मैं 9 बजे खा करके 9:30 बजे मैं फिर हॉस्पिटल पहुंच गई थी। मैंने आलू पराठा आराम से अच्छे से 3 आलू पराठा खा लिए थे, क्योंकि पिछली बार मेरे साथ ऐसा, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे साथ ऐसा हो चुका था कि मैं कुछ खा ही नहीं पाई थी, बहुत बाद में मन कर रहा था। तो इसलिए मैं, आलू पराठा मेरा फेवरेट है, तो वो मैंने आराम से 3 पराठे बढ़िया से खा करके, एंड देन फिर मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो हॉस्पिटल चले गए थे। आरव और उसके दादा दादी घर पे थे। तो वहाँ पर मैं एडमिट हो गई। उन्होंने रात भर ऑब्जर्वेशन में रखा, खाने के लिए मना ही हो गया था, तो 10 बजे के बाद मैंने कुछ खाया नहीं था। और ऑब्जर्वेशन, बीपी, बेबी की हार्ट बीट, ये सब कुछ चेक वेक करना था, तो उसके लिए उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखा था। एंड देन फिर उन्होंने मुझे, मैं सुबह नहा करके गई थी, मतलब अगले दिन फिर 20 को, जिस दिन मेरी डिलीवरी थी, 11 बजे, 10 से 11 बजे का स्लॉट मिला था डिलीवरी के लिए, सी सेक्शन होने के लिए। तो उसके पहले सुबह 6 बजे के आसपास, मेरे ख्याल से 5 से 6 बजे के बीच में, मैंने नहा धो के गाउन वगैरह जो हॉस्पिटल में मिलता है वो सब पहना दिया उन्होंने। देन फिर उन्होंने कैथेटर लगाया यूरिन पास करने के लिए। वो मतलब वो बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस रहा मेरा, बहुत ही उसमें दिक्कत होती है। और उसमें क्या होता है ना कि लगाने में बहुत दिक्कत होती है। वो बता भी रहे थे कि लगाने में सभी के साथ दिक्कत होती है, ऊपर से हम इतने डरे हुए होते हैं ना कि और ज़्यादा पेन होता है। तो अगर ना आपको कैथेटर वगैरह या यहाँ पर जो कैनुला वगैरह लगता है ना, जो भी चीज़ लगती है, अगर आपको डर लगता है ना, तो आप डीप ब्रीथ करो। जितना डीप ब्रीथ करोगे और रिलैक्स रहोगे उतना पेन कम होगा, कभी कभी एकदम ही फील नहीं होता है। तो लेकिन कैथेटर अगर लगता है ना तो वो थोड़ा पेनफुल होता है, मतलब अच्छा खासा पेनफुल होता है। तो ये सॉल्यूशन ये है कि डीप ब्रीथ करते रहो और भगवान का नाम या जो भी कुछ मन में ऐसा कुछ सोचते रहो, बोलते रहो, जिससे कि आपका दिमाग जो है थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता रहे। तो वो मेरा सुबह लगा, और उसको लगाने में करीब 20-25 मिनट लग गए होंगे। लगा ही नहीं पा रही थी, मतलब मैं हिला दे रही थी, या मतलब मैं बहुत परेशान कर रही थी ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वो लग गया। लगने के बाद ना, वो लगने के बाद भी थोड़ा पेन, सेंसेशन एक अलग सा फील होता है वहाँ पर। और फिर वो चेक करने के लिए बोलते हैं कि आप एक बार यूरिन पास करने की कोशिश करो, चेक करने के लिए कि प्रॉपर्ली ठीक से लगा है कि नहीं। तो वो भी नहीं किया जा रहा था। डर इतना लग रहा था कि कहीं वो बैग निकल तो नहीं गया, ऐसा मुझे बार बार फील हो रहा था। बट वो निकलता नहीं है, वो लोग अच्छे से फिक्स कर देते हैं। और ये सेंसेशन जो है ना, ये आफ्टर डिलीवरी गया था। हाँ, आफ्टर डिलीवरी गया था। डिलीवरी जब तक मेरी हुई नहीं थी तब तक वो 2-3 घंटे मुझे जो है वो सेंसेशन जो है वो मुझे फील हो रहा था बार बार, कि ऐसा लग रहा था कि
वो बैग कहीं निकल तो नहीं गया, तो ऐसा होता है। बाकी वो लोग जैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं आप उसको फॉलो करें, तो चीज़ जितना आप उनको फॉलो करते जाओगे ना उतना आपको पेन वगैरह या डिस्कम्फर्ट्स कम होंगे और काफ़ी स्मूथली चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए डॉक्टर्स और नर्सेस जो भी आपको कहे ना उसको अच्छे से फॉलो करो। एंड देन फिर यहाँ पर कैनुला वगैरह लगा और 1-2 ड्रिप वहाँ पर चढ़ाई गई, IV जो सलाइन वाटर वगैरह जो रहता है, क्योंकि कुछ खाया पिया तो था नहीं, तो वो उन्होंने चढ़ाया। और उसके पहले, हाँ, नहाने से पहले उन्होंने मेरे को अनीमा भी दिया था। यस, ये मैं बताना भूल गई। तो नहाने के पहले उन्होंने अनीमा दिया था, और अनीमा के लिए मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि फ़र्स्ट डिलीवरी में मेरे अनीमा वगैरह कुछ नहीं दिया था, इमरजेंसी थी इसलिए, और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं उनसे बार बार बोली थी कि बिना अनीमा के नहीं चलेगा क्या, नहीं चलेगा क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो देना ही पड़ेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप टेंशन मत लो। फिर उन्होंने मुझे अनीमा दिया, और ठीक है, वो प्रोसेस कोई बहुत ज़्यादा, जितना मैं डर रही थी उतना कुछ था नहीं उसमें। पेनफुल भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आपके स्टमक को क्लीन करने के लिए होता है, तो एकदम भी इसमें डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है, आराम से हो जाता है। तो अनीमा दिया, देन फिर मैंने नहाया, देन फिर मेरा कैथेटर लगा, कैनुला लगा, IV के थ्रू मेरे को जो बॉटल है फ्लूइड है वो चढ़ाया गया जिससे कि थोड़ी एनर्जी आ जाए। बट मुझे तो यार सच बताऊँ मुझे भूख भी लग रही थी, बट कुछ खाना पीना अलाउड नहीं था। एंड देन फिर 10 बजे या 10:30 बजे के करीब वो लोग मुझे वहाँ ऑपरेशन थिएटर में लेकर के गए। उसके पहले BP वगैरह वो टाइम टू टाइम चेक कर ही रहे थे, और मेरा हीमोग्लोबिन भी सैंपल जो लिया था, तो रिपोर्ट जो आई थी वो अच्छी खासी आई थी। 11 या ऐसा कुछ मेरा हीमोग्लोबिन था, 11 या 12, शायद 12 था। तो रेंज के मतलब मिड में था, जो रेंज होती है ना शायद 11 to 14 होती है, और मेरा 12 था, ऐसा कुछ था। तो मेरा वो भी सही था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद मुझे 10:30 वो लोग ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। तो वहाँ पर ले जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मैं आपको सच बता रही हूँ। उसके 2 रीज़न थे। एक तो मेरी प्रेगनेंसी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, तो हालांकि रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ फिर सेकेंड हाफ जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो काफ़ी अच्छी हो गई थी, मतलब इन टर्म्स ऑफ रिपोर्ट सब कुछ अच्छा था, बेबी का वेट भी ठीक था, और अच्छा ग्रोथ भी थी, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। बट ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना कि अगर एक बार कहीं कोई डाउट आ गया तो जब तक वो क्लियर ना हो जाए 100%, मतलब आप उसका जो आउटपुट आने वाला वो आउटपुट देख ना लो, तब तक आपके दिमाग में ना वो सारी चीज़ें घूमती रहती हैं। तो समहाउ मैंने अपना सेकेंड पार्ट जो मेरी प्रेगनेंसी का था उसमें मैंने अपने आप को पॉजिटिव कर लिया था। फिर मैं कुछ नहीं सोच रही थी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं मान के चल रही थी कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। बट जैसे ही मेरी डिलीवरी के लिए मतलब एकदम नज़दीक आ गई, मैं एडमिट हूँ और मैं हॉस्पिटल में हूँ, फिर वो सारी चीज़ें वापस से दिमाग में बोलते हैं ना वापस से आने लग गई, और फिर मैं इमेजिन करने लगी कि यार सब कुछ अच्छा हो रहा है। और मतलब मेरे इमेजिनेशन में चल रहा था कि मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ और मेरा बेबी डिलीवर हो रहा है और उसके रोने की आवाज़ हो रही है। कहते हैं ना कि बेबी जब डिलीवर मतलब होता है, पैदा होता है, तो वो बहुत रोता है, और जितना वो रोता है ना तो वो अच्छी चीज़ होती है, पॉजिटिव साइन होता है। तो मैं वो सब चीज़ें इमेजिन कर रही थी, और थोड़ा मैं कहीं घबराई हुई भी थी, थोड़ा मैं नर्वस भी थी, बट एट द सेम टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं थी। मेरे को उस प्रोसेस से डर नहीं लग रहा था, बट मेरे मन में कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें चल रही थी। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मेरे मन में वो सारी चीज़ें भी चल रही थी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी तो मेरे को सब कुछ तो पता ही था कि भाई कब मेरे को एनेस्थीसिया दिया जाएगा, उसके बाद कैसे क्या प्रोसेस होगी, सब मुझे मालूम था। स्टिल कहीं ना कहीं वो जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी में था वैसा ही मेरे सेकंड में भी था कि मैं उतनी ही मतलब इंटरेस्ट मेरा बना हुआ था कि अभी इंजेक्शन लगेगा, अभी इंजेक्शन लगेगा। थोड़ा बहुत मुझे मालूम था कि हाँ क्या होने वाला है। फिर मैं वहाँ गई, एनेस्थीसिया के वहाँ पे डॉक्टर आए हुए थे, मेरे अपने जो यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट हैं वही सर्जन भी थे, तो वो थे, कुछ सिस्टर्स थी, कुछ 1-2 डॉक्टर्स और भी थे, तो इस तरीके से, और पीडियाट्रिशियन भी थी। तो सारे ये डॉक्टर्स की एक टीम होती है जो हॉस्पिटल OT के अंदर रहती है और आपको मतलब एग्जामिन करती है। तो सबसे पहले वहाँ पर मशीन बड़ी बड़ी लगी हुई थी जिसमें वहाँ पर मेरा BP वगैरह जो भी है वो सब, हार्ट रेट वगैरह सब कुछ चेक किया जा रहा था, सब कुछ मेरा नॉर्मल था, और वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एनेस्थीसिया के लिए उन्होंने मुझे स्ट्रेट बैठने के लिए कहा, तो आपको एकदम स्ट्रेट बैठना होता है और कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ पेन नहीं होता है, आपको जस्ट एक प्रिक होता है, जैसे इंजेक्शन लगता है वैसे ही आपको एक इंजेक्शन लगता है, कोई बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं रहता है वो। तो आपको वैसे स्ट्रेट बैठना होता है, हिलाना नहीं होता है, ये आपका काम है। आप जितना स्ट्रेट और अच्छे से बैठोगे ना उतना अच्छे से आपका एनेस्थीसिया जाएगा, तो आपको बाद में प्रॉब्लम कम होगी। एनेस्थीसिया अगर अच्छे से स्पाइन में दिया जाता है ना तो उससे आपको प्रॉब्लम आगे चल के नहीं होती है। तो इसलिए स्ट्रेट बैठना बहुत ज़रूरी है, हिलना और घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका BP शूट नहीं होना चाहिए, हार्ट रेट वगैरह सब नॉर्मल रहना चाहिए।
तो हमारे जो वहाँ पे एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे उन्होंने मेरे को एनेस्थीसिया दिया एंड देन फिर वो पूरे टाइम ये ऑब्जर्व करते रहे कि मेरा बीपी वगैरह सब सही चल रहा है कि नहीं, हार्ट रेट वगैरह सब सही चल रहा है कि नहीं। तो उसके लिए वो जब तक डिलीवरी हो नहीं जाती तब तक पूरा ऑब्जर्वेशन में आप रहते हो। वो डॉक्टर का काम है कि वो ये सारी चीज़ें चेक करता रहता है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा हुआ तो आपकी तुरंत जो प्रॉब्लम है ना, मतलब डिलीवरी है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप उस टाइम पर आप मैं जैसे भगवान का नाम लेती, आंख बंद करके मैं वो सारी चीज़ें इमेजिन कर रही थी जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अच्छा होगा। तो मैं वो सब इमेजिन कर रही थी, भगवान का नाम ले रही थी, पॉजिटिव फील कर रही थी, मतलब कि अच्छा ही होगा सब कुछ। तो मैं वो मेरी इमेजिनेशन चल रही थी कि हाँ बस अभी बच्चा होगा और वो रोएगा और सब कुछ नॉर्मल होगा, मैं ये जप रही थी कह सकते हैं। तो जैसे ही वो हुआ ना, मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई जैसे पानी की थैली है ना, उसको फोड़ो तो पानी स्प्लैश होता है एंड देन फिर मैंने ऐसा महसूस किया। मुझे मालूम नहीं कि ये मैंने इमेजिनेशन में फ़ील किया या मैंने सच में ऐसा देखा। मैं इस चीज़ के लिए एकदम अभी मतलब कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ ऐसा फ़ील किया कि हाँ कुछ बैग जैसा है, फूटा है, जिसके अंदर से थोड़ा सा पानी स्प्लैश हुआ है एंड देन बेबी जो है वो डिलीवर हुआ। और वैसे ही वो यश के रोने की आवाज़ आने लगी। वो मोमेंट मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। आपको मेरी बातें सुन के ऐसा लग रहा हो कि मेरी ये फर्स्ट डिलीवरी है इसलिए मेरे को ऐसा है, लेकिन सेकेंड डिलीवरी में भी मैंने मतलब फ़र्स्ट डिलीवरी से एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस जो है वो मेरे सेकेंड में रहा। जैसे ही इसकी आवाज़ सुनाई दी मुझे रोने की, मुझे इतना सुकून मिला मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। और मैं इतना फूट कर वहाँ पर रोई हूँ हॉस्पिटल के अंदर, वो ओटी के अंदर इतना रोई हूँ। और मैं ऐसा नहीं कि मैं कंट्रोल कर लूँ, तो कभी कभी होता है ना कि हम रोते हैं लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं और फिर हम शांत हो जाते हैं। मैं वहाँ पर अपने आप को कितना कंट्रोल करने की कोशिश करी थी, बट मैं रोती ही जा रही थी, मेरा कंट्रोल ही नहीं था मेरे उसमें। और मैं हैप्पीनेस में रो रही थी, मैं खुशी के आंसू जो थे वो मेरे निकल रहे थे और मैं बहुत रोई, मतलब बहुत रोई। मैं फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं रोई थी, कुछ भी मेरा नहीं, एक स्माइल था मेरे फेस पे, मैं खुश थी, हंस रही थी। थोड़ी देर के लिए जब आरव मेरे हाथ में आया था तब मैं इमोशनल हुई थी, वो होते ही हैं हम लोग कुछ सेकंड्स के लिए, बट इसमें मैं करीब 2-3 मिनट तक भयानक रोई हूँ। इस लेवल पे रोई हूँ कि जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर मैंने बताया कि वो मेरा ट्रैक कर रहे थे सब कुछ, वो एकदम से घबरा गए कि क्या हुआ, कहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होने लग गई। वो मुझसे पूछने लगे सांस लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो मेरे सर्जन थे वो भी डर गए कि पता नहीं क्या हो गया है, क्यों रो रही है। तो पूछने लगे क्या हुआ, क्यों रो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है। और मैं इतना रो रही थी कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बस मैं सर से हिला रही थी, सर से बोल रही थी कि नहीं, और रोते जा रही थी। तो वहाँ पर जो मेरी सिस्टर थी जो मतलब मेरे सर के पास थी, वो मेरा फेस उनके हाथ में था, मतलब वो वहाँ पर थी। तो उन्होंने फिर शायद वो चीज़ फील की और उन्होंने बोला कि नहीं कोई टेंशन की बात नहीं है सर, ये थोड़ा इमोशनल हो गई है इस वजह से रो रही है। मुझे सुकून था, मुझे सेटिस्फेक्शन था कि जो मैंने इमेजिन किया वो चीज़ हो गई। इस वजह से शायद मैं, बहुत ही कम ऐसे मोमेंट होते हैं बट बहुत ही प्रेशियस मोमेंट था। और फिर वहाँ पर बेबी हो गया और मुझे पता नहीं था कि बेबी बॉय है कि गर्ल है। और मुझे ऐसा पता नहीं कि सुबह से लग रहा था कि मेरे को गर्ल होने वाली है। 20th को मैं बता रही हूँ, उसके पहले तक तो मुझे बॉय जैसा लग रहा था, बट 20 तारीख को जिस दिन मैं मतलब डिलीवरी थी उस दिन मुझे सुबह से ऐसा फील हो रहा था कि गर्ल होने वाली, पक्का गर्ल होने वाली। मेरी इंट्यूशन ऐसा कह रही थी कि गर्ल होने वाली है। तो जैसे हुआ तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ है। तो डॉक्टर ने, क्योंकि मैं रोने लगी तो वो बताने का जो मोमेंट है वो बताया ही नहीं पाए, सब मुझे संभालने में लग गए थे। तो फिर मैंने जब शांत हो गई तो मैंने पूछा कि सर क्या हुआ है, बेबी गर्ल या बॉय। तो उन्होंने बोला तुझे क्या चाहिए वो बता। तो मैंने कहा मुझे पता है कि गर्ल हुई है, आप मत बताओ, मुझे पता है। अच्छा, हमारे डॉक्टर हैं ना बहुत फ्रेंडली टाइप के हैं, मतलब अच्छा माहौल बनाते हैं, कभी भी टेंशन नहीं होती है पेशेंट्स को उनके साथ में। तो उन्होंने बोला कि तुझे क्या चाहिए, मैंने बोला कि मुझे तो गर्ल हुई है, मुझे पता है। तो बोले हाँ जब तुझे पता है तो फिर कोई बात ही नहीं है। फिर वहाँ पर इसी तरीके का थोड़ा हंसी मजाक चलता रहा, वो कि गर्ल हुई है कि बॉय हुआ है, मुझे कंफर्म नहीं था बट मैं ऐसा मान रही थी कि गर्ल हुई है। और काफ़ी टाइम तक मुझे ऐसा लगा कि गर्ल ही हुई है। बाद में जब पीडियाट्रिशियन आई उन्होंने बताया कि आपका बेबी हेल्दी है, सब है, अच्छा से मुझे वहाँ पर बताया, अपडेट दी, तब मुझे जाके पता चला कि वो बेबी बॉय हुआ है। और जैसे ही उन्होंने बोला कि बेबी बॉय है, मेरे मुंह से एकदम से निकला कि ओ आरव जीत गया। मेरे मुंह से एकदम अपने आप से निकल गया। सब लोग बोले कि जीत गया मतलब। फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि आरव हमेशा बोलता था कि बेबी बॉय होगा, तो वो जीत गया कि बेबी बॉय ही हुआ है। तो इस तरीके से मेरा अंदर का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मतलब उसके बाद मैं खुश और रिलैक्स फील कर रही थी कि चलो सब कुछ अच्छे से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन फिर वहाँ पर यश की
जो भी है क्लीनिंग और कुछ चेकअप्स वगैरह इंस्टेंट होते हैं। जब बेबी होता है, उसका बर्थ वेट होता है, क्लीन होता है, वो सारा कुछ वहाँ पर करके उन्होंने बेबी को हैंड ओवर कर दिया। मेरी मदर इन लॉ थे और आरव था, मेरे हस्बैंड थे, सब लोग थे वहाँ पर। तो उनको हैंड ओवर नहीं किया, उनको दिखाया एंड देन फिर रिकवरी रूम जो होता है वहाँ पर बेबी को रखा और फिर वहाँ पर हैंड ओवर किया। तो ये वहाँ का हो गया और देन फिर मुझे तुरंत बाहर लेकर के आए और बाहर मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इतनी इमोशनल हो रही थी, उसका रीज़न ये था, मैं जब बाहर आई तो सेम तरीके से जैसा कि मैंने बताया कि फ़र्स्ट डिलीवरी में वो चीज़ें नहीं हुई थी जो सेकंड में हुई। मेरे हस्बैंड भी वहाँ पर मुझे देखकर बहुत इमोशनल हो गए एंड उन्होंने मुझे हग किया और उन्होंने बोला कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छे से हो गया। वो होता है ना, कभी कभी चीज़ें हम जो सोचते हैं मन में होती हैं और जैसी वो चीज़ें अच्छी अच्छी हो जाती हैं तो फिर हम उसको एकदम से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो वैसा हुआ। तो वो भी थोड़ा इमोशनल हो गए, फिर उन्होंने मुझे हक किया एंड देन फिर हम लोगों ने फिर हैप्पी हुए। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इन्हें क्या हो गया, इनकी दूसरा बेबी हो रहा है फिर भी ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, बट वो हमारी फीलिंग थी, हम ही उसको समझ सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग मेरे को रिकवरी रूम में लेकर के आए एंड देन फिर मुझे नीचे जो मेरा पार्ट था, लोअर पार्ट था, वो बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस थी मैं, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। तो उसके बाद फिर बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग एंड ऑल दैट जो भी कुछ हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो जो है ये लंबा 20+ हो चुका है। तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आगे की अपनी रिकवरी के बारे में बताऊंगी कि बेबी को ब्रेस्ट फीड कब कराया, कैसे कराया और क्या चीज़ें ध्यान में रखी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे फ़र्स्ट डिलीवरी में नहीं पता थी, इसमें मुझे पता चली, जिससे बहुत हेल्प मिलती है। आपकी जो जस्ट रिकवरी होती है ना 1 वीक में, जो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, वो सब कुछ वहाँ पर मुझे, ये मेरा जो हॉस्पिटल है यहाँ का जो स्टाफ था उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। वो सारा टिप्स जो भी कुछ है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ, टू बी कंटिन्यूड। और अभी तक का पार्ट आपको कैसा लगा, आप इनमें से कुछ चीज़ पे रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना। और मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट पार्ट जब आए तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइमली पहुँच जाए। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।